हे एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को बिना देरी के द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको आपके इंग्लिश के सेक्शन को प्रिपेयर करने में हेल्प करना। जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, यूपीएससी, आप कैसे ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन हर चीज़ को हैंडल करेंगे एग्ज़ाम में, यहाँ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। भरपूर इसका फ़ायदा लिया करो और जो बच्चे चैनल पे नए हो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की क्लास बेस्ड है पीएम इंटर्नशिप स्कीम पे। एक ऐसी स्कीम जिसमें आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी सरकार की तरफ से इंडस्ट्री के अंदर, कंपनियों के अंदर, और इस ट्रेनिंग के सहारे आप बाद में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ भी आप ट्रेनिंग करके, है ना, बाहर निकलते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे स्कीम के बारे में। चलिए आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहे जी अ लर्निंग कर्व। देखिए, कर्व का मतलब होता है ग्राफ। जो लाइन सीधी होती है ये तो होती है स्ट्रेट लाइन। अगर कोई लाइन सीधी ना होकर के मान लीजिए ऐसे हो तो इसको बोलते हैं कर्व। एक ग्राफ की तरह है ना। और लर्निंग का मतलब होता है सीख, शिक्षा, सबक। लर्निंग कर्व एक फ्रेज अंग्रेजी में जो एक ऐसा ग्राफ होता है जिसको देख के आपको ये पता लगे कि किसी चीज़ को सीखने में कितना वक्त लगेगा या कितनी मेहनत लगेगी। मान लीजिए ड्राइविंग सीखना है तो बहुत आसान है, मुश्किल से 3-4 दिन में आप सीख जाएंगे। तो ड्राइविंग का लर्निंग कर्व होगा कुछ ऐसा, ठीक है। नीचे से शुरू किया, थोड़ा सा ऊपर बढ़े, फिर ऐसा ऐसा करके आप 3-4 दिन में सीख जाएंगे। पर मान लीजिए किसी आदमी को मार्शल आर्ट सीखना है या किसी को म्यूज़िक सीखना है, गिटार सीखना है, पियानो सीखना है, तो 3 दिन में नहीं आएगा। तो लर्निंग कर्व कुछ ऐसा होगा, बहुत लंबा होगा। तो लर्निंग कर्व जो है आपके सीखने की रफ्तार और मेहनत को बताने वाला एक कर्व होता है। कह रहे जी ऐसा ही एक लर्निंग कर्व अब भारत सरकार के सामने है। सरकार ने जो स्कीम सोचा है चलाने का, उसके पायलट प्रोजेक्ट में या टेस्ट प्रोजेक्ट में सरकार को बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी। उन लर्निंग्स के सहारे ही इस प्रोजेक्ट को बड़े स्केल पे अगले 1-1.5 साल में सरकार लॉन्च कर पाएगी, ठीक है। तो ये उसका लर्निंग कर्व होगा। कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां सरकार को पता लगेंगी इस स्कीम में क्या क्या वो कर बैठी है। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द आउटकम्स ऑफ द पीएम इंटर्नशिप स्कीम्स पायलट प्रोजेक्ट्स नीड मॉनिटरिंग। कह रहे जो आउटकम्स हैं, जो नतीजे हैं, आउटकम समझते हैं, बहुत आसान वर्ड है ये। आउट मतलब बाहर, कम मतलब आना। किसी चीज़ में से जब कोई चीज़ बाहर निकल के आती है तो वो उसका सबक होती है, नतीजा होती है। कह रहे जो नतीजा है, रिजल्ट है सरकार की इस इंटर्नशिप स्कीम का, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, और इस स्कीम के भी पायलट प्रोजेक्ट का यानी टेस्ट प्रोजेक्ट का। कह रहे इन आउटकम्स को ज़रूरत है मॉनिटरिंग की, इनको ज़रूरत है बहुत अच्छे से निगरानी की। समझ गए? पायलट प्रोजेक्ट समझा देते हैं आपको क्या होता है। देखिए ये है पीएम इंटर्नशिप स्कीम की वेबसाइट। आप जाकर के खुद भी इसको ढूंढ सकते हैं, वेबसाइट आपको मिल जाएगी, है ना, गूगल पे। इस वेबसाइट के अंदर आपको लॉगिन करना है और फिर आपको बताना है कि आपको क्या काम आता है और क्या काम आप सीखना चाहते हैं। मान लीजिए आप सिलाई सीखना चाहते हैं, आप टेलर बनना चाहते हैं, या आप कोडिंग सीख करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं ना आप। तो उस आपकी चॉइस के आधार पे आपको किसी प्राइवेट कंपनी में प्लेस कर दिया जाएगा 6 महीने 1 साल के लिए। आपको रोज़ उस कंपनी के मुलाजिम की तरह सुबह जाना है, वहाँ पे काम करना है और उनसे काम सीखना है। और इस पूरी प्रोसेस में आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, बहुत कम होगा, शायद 8-10 हज़ार रुपये है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। कहीं 15, कहीं 10, कहीं 8। तो साथ साथ आपको कुछ पैसा भी मिलेगा तो ताकि आप अपना खर्चा निकाल सकें। 6-8 महीने बाद उस कंपनी में जब आप काम सीख लेंगे, एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा। फिर हो सकता है वही कंपनी आपको नौकरी पे रख ले पूरी सैलरी पे, या फिर उसके जैसी कोई दूसरी कंपनी में इस सर्टिफिकेट के सहारे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकें, नौकरी ले सकें। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हुई है इसमें। इसका पायलट प्रोजेक्ट है। इसके जो पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे हैं उनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए ताकि फुल प्रोजेक्ट जब आएगा अगले साल, तब जा करके सरकार के पास सारे, है ना, सरकार को पता हो कहाँ कमियाँ हैं और क्या कमियाँ उनको दूर करनी है। चलिए थोड़ा डिटेल्स में आपको बता दिया मैंने, बाकी स्कीम के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं आर्टिकल पे। जल्दी से इसकी एक वोकैब देख लेते हैं आर्टिकल की। सारी मोटे मोटे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली पढ़ सको। क्लास को ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर देना। आपके लाइक्स और शेयर से ये चैनल चलता है और इस क्लास को बहुत रीच मिलती है दूसरे बच्चों तक। एग्जाम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पासेस की अगर आपको ज़रूरत है तो आप फ़ायदा ले सकते हैं टेक्स्ट बुक की ऑनगोइंग सेल का। पिछले कुछ वक्त से मॉक टेस्ट पासेस के दाम बढ़ गए हैं। 700 रुपये के आसपास हो गए टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट पास, जो कि सेल में आपको मिल रहा है 608 रुपये में। कूपन लगाना है YT10
इस कूपन को लगा करके 1 साल का मॉक टेस्ट पास आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेनो जितने भी एग्जाम्स हैं इनका कंबाइंड मॉक टेस्ट पास मिल जाएगा। 75,000 के आसपास इसमें मॉक टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो एसएससी, सीजीएल के टीयर 1, टीयर 2 के लगभग 1000 नए टेस्ट है ना इसमें ऐड हो चुके हैं। पास का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का आपको लिंक दिखाएगा फर्स्ट कमेंट में। जो भी प्राइस आपको उस लिंक से दिखाए आपको उस पर कूपन लगाना है YT10, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 608 रुपये। तो कूपन लगाना ना भूलें, अपनी सेविंग्स को बचा करके रखें। कमेंट सेक्शन में आपको पास का लिंक मिल जाएगा। पहला जो वर्ड है इम्पार्ट। देखिए इम्पार्ट वर्ड जो है ना ये बना है पार्ट से। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। आई एम अ पार्ट ऑफ समथिंग इज़ इम्पार्ट। जब आप अपने ट्रेनिंग के, अपनी कला के, अपने स्किल्स के एक हिस्से को अपने से अलग करके किसी दूसरे को दे देते हैं तो आप दूसरे आदमी को कुछ इम्पार्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। अगर आपको कुछ आता है तो आपने किसी और को सिखाया तो ऐसा नहीं है आप भूल जाएंगे, दूसरा आदमी सीख लेगा। तो इम्पार्ट करना बिल्कुल वैसा ही है, अपने एक हिस्से को किसी दूसरे को दे देना, ट्रेनिंग या कला या एजुकेशन के तौर पे। इसलिए इम्पार्ट वर्ड हमेशा ट्रेनिंग के साथ में, एजुकेशन या नॉलेज के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में जरूर जो है यूज़ होगा। यूज़ करके दिखाता हूँ। द इंटर्न्स वर इम्पार्टेड एन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बाय द मैनेजर। जो इंटर्न्स हैं उनको इम्पार्ट किया गया या दिया गया एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग मैनेजर के द्वारा। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपको तब मिलती है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं। आपको शुरू में 3-4 दिन में पहले समझाया जाता है बिठा के कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या रूल्स हैं हमारे, है ना, आप करियर पाथ क्या होगा आपका। तो इन सारे इंटर्न्स को ये ट्रेनिंग इम्पार्ट की गई या दी गई। ठीक है, तो ये वर्ड देने के लिए यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ ज्ञान, कला और नॉलेज देने के लिए इम्पार्ट वर्ड का इस्तेमाल होगा। अगला वर्ड अपने पास प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ का लाइक्लीहुड, कौन सी चीज़ कितनी संभावी है वो उसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं। विद रशिया यूक्रेन वॉर द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ए सीवियर रिसेशन बिकम्स रियल। रशिया यूक्रेन वॉर के साथ ही जो संभावना है, जो प्रॉस्पेक्ट है, जो पॉसिबिलिटी है एक बहुत ख़राब रिसेशन की, वो रियल बन जाती है, सच बन जाती है। प्रॉस्पेक्ट को पॉसिबिलिटी, आउटलुक भी बोल सकते हैं। यू विल सी द वर्ड प्रॉस्पेक्ट इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड अपने पास प्ले वन सेल्फ आउट। देखिए एक ईडियम है या यूँ कहते हैं फ्रेजल वर्ब है और इसके 2 मीनिंग्स हैं। कोई घटना जब आपके सामने घटित होती है ना, हैपन होती है, अकर होती है, तो भी इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्ले आउट हो रही है। और अगर कोई चीज़ जो पूरे तरीके से घट जाए, पूरे तरीके से आपके सामने अकर हो जाए और ख़त्म हो जाए, उसको भी प्ले वन सेल्फ आउट होना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फैशन है, नया टाइप का भी आया, मान लीजिए अभी जैसे कोई क्रेज़ आया किसी नए टाइप के डिवाइस का। बीच में किंडल का बहुत क्रेज़ आया था, सबको किंडल चाहिए था, किंडल लेंगे किताबें पढ़ेंगे। तो वो किंडल का जो क्रेज़ था वो प्ले आउट कर रहा था, हैपन कर रहा था, अकर हो रहा था हमारे सामने। और धीरे धीरे किंडल इतना हो गया कि आज की डेट में बहुत कम लोग किंडल बाय करते हैं। ये पूरा किंडल का जो फैड था, जो क्रेज़ था, वो वीक हो गया, प्ले आउट हो गया, रिलेवेंट हो गया। तो किसी घटना का शुरू से अंत तक घटना और फिर उसका वीक हो जाना कहलाता है प्ले आउट होना। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे फ्रेजल वर्ब बनी है आपको समझा सकूँ। दोनों ही मीनिंग्स इसके वैलिड हैं। पहला मीनिंग देखो, द इवेंट्स ऑफ द डे प्लेड आउट एग्जैक्टली एज वी हैड प्लान्ड। जो पूरे दिन का घटनाक्रम था वो हैपन हुआ, अकर हुआ, घटित हुआ, प्ले आउट हुआ, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली जैसा हमने सोचा था या प्लान किया था। तो यहाँ पे पहला वाला मीनिंग आ गया। अब देखो दूसरा वाला, द गवर्नमेंट वॉज साइलेंट ऑन द इशू। सरकार मुद्दे पे बिल्कुल शांत थी, साइलेंट थी और क्या कर रही थी, एंड वेटिंग फॉर द क्राइसिस टू प्ले इटसेल्फ आउट। और वेट कर रही थी इस क्राइसिस के खुद को प्ले आउट करने का, पूरे तरीके से घटित हो जा करके, है ना, मतलब वीक हो जाने का। जैसे कोई बात होती है, एक बार सुनते हो तो आपको अजीब लगती है, 10 बार सुनते हो, 20 बार सुनते हो तो फिर आपके लिए आम बात हो जाती है। तो वो भी वेट कर रहे थे क्राइसिस जो है एकदम कमज़ोर हो जाए, एकदम पूरा सा प्ले आउट हो जाए। चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग फ्रेजल वर्ब है लेकिन डिटेल में इसीलिए समझाया है। दोनों मीनिंग्स दिमाग में रखोगे तो दोनों में से एक मीनिंग लगेगा, हर सेंटेंस में दोनों में से एक मीनिंग ज़रूर होगा। अगला वर्ड है जी डिलीजेंस। डिलीजेंस होता है आपका कंसिस्टेंट हार्डवर्क। आपने एडिटोरियल पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, आपने 4 सेंटेंस पढ़ लिए, शाम को क्लास चलाई और 4 ही सेंटेंसेस उस क्लास में पढ़ लिए आपने देख करके मुझे। अगले दिन आपने 5 पढ़े। यही आपका जो कंसिस्टेंट हार्डवर्क है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिलीजेंस। और ऐसे प्यारे बच्चों को बोलते हैं डिलीजेंट, जो हार नहीं माने, मेहनत करके अपना रास्ता बनाना खुद जानते हो।
हेयर डिलीजेंस हैज़ अर्नड हर अ सॉलिड करियर। जो उसकी डिलीजेंस है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क है, उसने उसको एक सॉलिड करियर बना करके दिया है, बहुत मजबूत करियर अर्न करवा के दिया है। डिलीजेंस को परसिवरेंस भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियसनेस भी बोलते हैं। परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस वर्ड है, याद रखना है इस वर्ड को। कंसिस्टेंट हार्डवर्क इज परसिवरेंस। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, फोर्थ राइट। ऐसा कोई आदमी, ऐसी कोई बात जो बिल्कुल सामने से ऑनेस्ट हो आपके सामने, जिसमें कुछ भी लीपापोती ना हो। जैसे किसी ने आपको कुछ बताना है, उसने साफ बोल दिया भाई अच्छा नहीं लग रहा या ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी बातों को अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्थ राइट। सामने से ही ये सही है, इसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं है, कोई लीपापोती नहीं है, कुछ है ना, किसी भी तरह का इसमें मलाई मक्खन नहीं लगा हुआ, मसाला भी नहीं है। फोर्थ राइट है। फोर्थ मतलब सामने से, राइट मतलब बिल्कुल सही, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। फोर्थ राइट को ही आप अंग्रेजी में कैंडिड या ब्लंट भी बोलते हैं। आज कैंडिड नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। द गवर्नमेंट्स फोर्थ राइट रिफ्यूजल टू रोल बैक द न्यू लॉ मेड द प्रोटेस्टर्स एंग्री। सरकार का जो फ्रैंक और ऑनेस्ट रिफ्यूजल था लॉ को रोल बैक करने का, कानून को विड्रॉ करने का, रोल बैक करना यानी किसी कानून को कैंसिल करना, कह रहा इसने प्रोटेस्टर्स को और गुस्से वाला बना दिया और गुस्सा कर दिया। मेड द प्रोटेस्टर्स एंग्री। तो सरकार ने कुछ लिपापोती करके मना नहीं किया, सरकार ने साफ बोल दिया मना करके कि नहीं होगा, ये लॉ जो है इसको रोल बैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैंडिड वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। 5 वर्ड्स हो गए, चलिए डिटेल में अब आर्टिकल पे आए। एक समरी आपको देते हैं किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये कि वेबसाइट देख लो आप, ये है ना, इसका मैं आपको पूरा यूआरएल बता देता हूँ। इसका यूआरएल है pminternship.mca.gov.in। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ज़रूर से इसको ट्राई कर लेना। अगर आपने कुछ ITI, कुछ पॉलीटेक्निक या कुछ कंप्यूटर कोर्स छोटा मोटा कुछ भी सीखा हुआ है या सीखना भी चाहते हो, नहीं भी सीखा हुआ, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड बनाएं और फिर क्या करना है आपको, सरकार की तरफ से ही आपको किसी कंपनी से मैच करवाया जाएगा, पॉसिबली आपके शहर में या फिर हो सके तो आपकी स्टेट में एटलीस्ट। और फिर आपको वहाँ जाना है उस कंपनी के पास, सरकार की तरफ से आपके कागज़ वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके आपको अपनी इंटर्नशिप शुरू करनी है, ट्रेनिंग शुरू करनी है। ट्रेनिंग के दौरान कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, मेहनताना मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से ही। इसमें कुछ इंडस्ट्री का पैसा होगा, कुछ सरकार का पैसा होगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, वो आपको आपके अकाउंट में मिलता रहेगा, सरकार के हिसाब से ऐसा स्कीम में है। और 5, 6, 8, 10, 12 महीने की ट्रेनिंग करके आप उस कंपनी का वो काम सीख लेंगे और उसी कंपनी में प्लेस हो सकते हैं। मान लीजिए TCS में कर रहे हैं तो TCS में कोडर बन गए, है ना। हीरो होंडा में जॉब कर रहे हैं, होंडा में, हीरो में, तो हीरो मोटर कॉर्प में आप जो है डीजल इंजीनियर बन गए, कुछ ऐसा काम आपने सीख लिया। अब ये इंटर्नशिप जो है, इसका टारगेट है 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को इस तरीके से नौकरी दिलवाना। बहुत बड़ा टारगेट है। अब सरकार ने चुपचाप इसको लॉन्च कर दिया है। शुरू में पायलट प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ की जगह ये 1 लाख बच्चों से शुरू होगा और धीरे धीरे सरकार सीखती जाएगी अपनी गलतियों से। 1-2 साल में पूरे 1 करोड़ बच्चों को ढंग से इंटर्नशिप में लगा दिया जाएगा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि बहुत वेलकमिंग मूव है, ऐसे ही एक हरकत की, ऐसे एक एक्शन की सरकार से ज़रूरत थी, तो वेलकम करते हैं इसको। और दूसरा, थोड़ी कॉशियस टोन है कि जो कमियां आएँ सरकार उनकी तरफ ध्यान जरूर दे, ऐसा ना हो उनको नज़रअंदाज करे। पायलट प्रोजेक्ट से अपनी सीख जो है सरकार को लेते रहना है। तो कॉशियस और वेलकमिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए अब स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। ऑन October 3rd, without much fanfare, the center launched an online portal that will serve as the platform for implementing one of the major announcements in the budget for India's unemployed। कह रहा जी 3 अक्टूबर को कुछ हुआ, ऑन October 3rd। कह रहा जी बिना ज़्यादा धूमधाम के, फ़ैन फेयर के। फ़ैन फेयर क्या होता है जी? फ़ैन समझते हैं आपके, कोई बड़ा समझ गए ना, सेलिब्रिटी है उसके फैंस होते हैं ना। और फेयर समझते हैं शोर मचाना, एकदम धूम धड़क्का करना, मेला लगाना। तो जब आपके सेलिब्रिटी फैंस होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और फिर खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, कह रहा है ऐसे बिना किसी धूम धड़ाके के सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सरकार ने लॉन्च कर दिया एक ऑनलाइन पोर्टल जो कि सर्व करेगा एक प्लेटफॉर्म के तौर पे, जो कि बन जाएगा एक प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट को। सरकार ने कई मेजर अनाउंसमेंट की थी, उनमें से एक मेजर अनाउंसमेंट को हमारे बजट में, और ये अनाउंसमेंट है इंडिया के अनएम्प्लॉयड के लिए, इंडिया के बेरोजगारों के लिए। तो 3 अक्टूबर को सरकार ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया। सरकार ने कई वादे किए थे, एक वादा इस वेबसाइट के लॉन्च के होते ही पूरा हो गया। और कह रहा है साथ में क्या होगा जी, क्या करेगा ये? इट विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियाज अनएम्प्लॉयड एंड टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट अनएम्प्लॉयबल यूथ। साथ ही साथ एक बहुत बड़े हद तक, सिग्निफिकेंट यानी बहुत बड़ा, एक्सटेंट यानी हद या लिमिट, ये हेल्प करेगा, सर्व करेगा भारत के उन बेरोजगारों को, यूथ को जो अनएम्प्लॉयबल हैं,
जिन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन बल्ब लगाना नहीं आता, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कुछ काम नहीं कर सकते। ये यूथ वो हैं जो अनएम्प्लॉयबल हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, क्योंकि कुछ आता नहीं है, पढ़ लिख लिया लेकिन सीखा नहीं। तो कुछ हद तक इनके भी जो है दुख दर्द दूर करने वाला पोर्टल होगा ये वाला, है ना, कहने का मतलब ये। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटर की वर्ब है लॉन्च्ड, सेंटर मतलब केंद्र सरकार, द सेंटर, ठीक है। लॉन्च ये काम हो चुका है V2 में, क्योंकि पास का आपको टाइम दे दिया गया है अक्टूबर 3, इसलिए आपको V2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट आया ऑनलाइन पोर्टल के लिए। दैट जो है सर्व करेगा एक प्लेटफॉर्म के तौर पे इंडिया के अनएम्प्लॉयड को और कुछ हद तक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक अनएम्प्लॉयबल यूथ को, बेरोजगारों को भी और पढ़े लिखे जो है बेकारों को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द पोर्टल विच ऑपरेशनलाइजेस द PM इंटर्नशिप स्कीम, टैक्स लगा के बोल रहा है, पार्ट ऑफ ए 5 स्कीम पैकेज डिजाइन टू स्पर जॉब क्रिएशन एंड इम्पार्ट स्किल्स टू 4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 years, will match companies willing to offer year-long on-the-job training stints। लंबा सेंटेंस है। देखो जब भी ये ऐसे लंबे सेंटेंस आए और बीच में 2 डैश लगे हों, तरीका तो आपको पता ही हुआ है, दोनों डैशेस के बीच में जो लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, उसको पढ़ो ही मत, बाकी का सेंटेंस पढ़ लो। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको लास्ट में पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो बाकी का पढ़ लेता हूँ। कह रहे ये जो पोर्टल है वेबसाइट है। पोर्टल क्या होता है? दरवाज़ा। ऑनलाइन पोर्टल मतलब ऑनलाइन दरवाज़ा यानी वेबसाइट। कह रहे जो ऑनलाइन दरवाज़ा है जो ऑपरेशनलाइज करेगा, जो ऑपरेशनल बनाएगा, एक्टिवेट कर देगा PM इंटर्नशिप स्कीम को। इस दरवाजे के खुलते ही, वेबसाइट के लॉन्च होते ही सरकार की स्कीम जो है लागू हो चुकी है। कह रहा है ये जो दरवाज़ा है ना, अब देखो इसकी वर्ब आई है पोर्टल की, ये दरवाज़ा मैच करेगा या मिलवाएगा कंपनीज़ को, और वो कंपनीज जो विलिंग हैं, जो तैयार हैं ऑफ़र करने के लिए, देने के लिए 1 साल की जॉब ट्रेनिंग के स्टिंट्स को या टेन्योर को। स्टिंट मतलब छोटा सा किसी काम का टेन्योर, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का। तो ये उन कंपनियों को मैच करवाएगा। और किसके साथ मैच करवाएगा? मैच करवाएगा जी विद यंग पीपल स्ट्राइविंग टू फाइंड ए जॉब। ऐसे जो है युवाओं के साथ, यंग पीपल के साथ जो स्ट्राइव कर रहे हैं, भरसक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं एक जॉब को फाइंड करना। समझ गए ना? तो पहले कंपनियों का रजिस्ट्रेशन इसमें होगा, हो रहा है। इनफैक्ट मैं अभी पढ़ ही रहा था इसके बारे में, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस स्कीम के लिए अपनी रजामंदी दिखाई है और खुद से अपने आप को रजिस्टर किया है। जैसे आप लॉगिन वाले में जाके रजिस्टर करेंगे ना खुद को, वैसे कंपनियों को भी रजिस्टर करना है यहाँ लॉगिन करके, तो कंपनियाँ भी कर रही हैं। चलिए, द पोर्टल की वर्ब है विल मैच, पोर्टल मैच करेगा यानी मिलाएगा। विच की वर्ब है ऑपरेशनलाइजेज, विच है पोर्टल के लिए। ऑपरेशनलाइज करना, किसी चीज़ को ऑपरेशनल या एक्टिवेट बनाना, ठीक है। चलिए, स्टिंट यानी छोटा सा टाइम पीरियड, कार्यकाल बोलते हैं इसको, टेन्योर बोल सकते हैं। तो 1 साल का ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा, जॉब भी मिलेगी और ट्रेनिंग भी जॉब के साथ साथ ही होगी, ऐसा स्टिंट आपको करवाया जाएगा। स्ट्राइविंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। स्ट्राइव का मतलब होता है पाने की कोशिश करना। ऐसे यंग पीपल को मिलेगा जो पाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइविंग है एक जॉब को फाइंड करने को। अब देखो ये बीच वाला था, ये ऐड कर दो। स्कीम के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, PM इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। कह रहा है जी पार्ट ऑफ ए 5 स्कीम पैकेज डिज़ाइन टू स्पर जॉब क्रिएशन एंड इम्पार्ट स्किल्स टू 4.1 करोड़ यूथ ओवर 5 years। कह रहा है ये स्कीम जो है 5 स्कीम के एक पैकेज का पार्ट है। तो सरकार ने बोला एक नहीं 5 स्कीमें चलाएंगे, पहली तो है ये वाली, उस पैकेज का ये पार्ट है एक। और ये पूरा पैकेज है इस तरीके से डिज़ाइंड कि ये स्पर करे, प्रमोट करे जॉब क्रिएशन को, नौकरियों के सृजन को, और इम्पार्ट करे यानी दे दे ऐसी स्किल्स को, एजुकेशन को 4.1 करोड़ युवाओं को अगले 5 सालों में। तो ये 5 स्कीम में से एक स्कीम इसके साथ में जो है लॉन्च हो चुकी है। समझ गए? तो ये बीच वाला है ना, बाद में पढ़ लेते हो तो आपकी लाइफ आसान होती है, सेंटेंस समझ में आ जाता है। कह रहा है जी इन प्रिंसिपल द मेनली सेंटर फंडेड स्कीम मेक सेंस फॉर ए कंट्री विद अ लार्ज यूथ वर्कफोर्स। कह रहा है जी सिद्धांतिक तौर पे देखें इन प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल तौर पे तो बाद में देखेंगे। प्रैक्टिकली स्कीम हो सकता है बहुत बढ़िया निकले, हो सकता है कुछ खराबियाँ निकले। अगर ऑन पेपर देखें सैद्धांतिक तौर पे, तो कह रहा है जो मेनली सेंटर फंडेड स्कीम है, जिसमें पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, कह रहा है ये मेक सेंस करती है, ये बिल्कुल लॉजिकल लगती है एक ऐसे कंट्री के लिए, भारत जैसी, जिसमें एक बहुत बड़ी और यंग वर्क फोर्स है, काम करने वालों की आबादी है। और ये आबादी कैसी है भाई, इसके बारे में कुछ और भी बता रखा है। कह रहा है विच इज़ ऑल्सो ग्रैपलिंग विद डिस्ट्रेसिंग लेवल ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। ये वही आबादी है जो ग्रैपल विद कर रही है, जो निपट रही है, जो सामना कर रही है डिस्ट्रेस करने वाले या डिस्टर्ब करने वाले लेवल्स का, जो है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का, युवाओं में बेरोजगारी का।
तो सैद्धांतिक तौर पे सरकार की ही एक ऐसी स्कीम की हमें ज़रूरत थी, सरकार खुद पैसा लगा करके युवाओं को तैयार करे जॉब्स के लिए। सेंटर फंडेड स्कीम की वर्ब है मेक्स, विच आया है यंग वर्कफोर्स के लिए, विच की वर्ब है इज ग्रैपलिंग विद। ग्रैपल विद करना, किसी चीज़ से निपटना, किसी का सामना करना। याद रखना, ग्रैपल विद, डील विद, कंटेंड विद, पुट अप विद, कोप अप विद, कोप विद, सबका मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना। ये सभी फ्रेजल वर्ब्स हैं, सबके लास्ट में विद आएगा, पुट के बाद में अप आता है, कोप के बाद में अब नहीं आता। लेकिन इनका एक सिनोनिमस वर्ड है टैकल, टैकल, इसके साथ में विद का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। छोटी सी एक इसमें डिस्टिंक्शन है, बाकी सब विद लेंगे, लेकिन टैकल जो है बिना विद के यूज़ किया जाता है। बढ़े आगे, कह रहा है जी अपार्ट फ्रॉम ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द एजुकेशन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स एंड द रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स डिजायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, वेल नोन फर्म्स कुड ऑफर some form of certification at the end of the internship। कह रहा है जी अपार्ट फ्रॉम, साथ ही साथ। अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स दोनों वर्ड का मतलब होता है साथ ही साथ। इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी पूरा आपको डिटेल में करवाएंगे। कह रहा है जी साथ ही साथ ब्रिज करने के गैप को ब्रिज करना यानी खाई को भरना। दो चीज़ों में कुछ डिफरेंस होता है ना, जैसे आपको युवा तो बहुत चाहिए पढ़े लिखे, लेकिन युवा पढ़े लिखे नहीं है, बेरोजगार हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, तो एक खाई सी आ गई बीच में। कह रहे जी साथ ही साथ इस खाई को भरने के, और खाई किस चीज़ के बीच में है, दो चीज़ों के बीच में है, बिटवीन लगा बता रहा है। पहली चीज़ है वो एजुकेशन जो युवाओं को दी जाती है, और दूसरी चीज़ है रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स जो एम्प्लॉयर्स को, कंपनी के मालिकों को चाहिए। स्कूल में कुछ और पढ़ा है और प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में कुछ आपको आना कुछ और चाहिए। कह रहे इस खाई को भरने के साथ साथ, कह रहे जो वेल नोन फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो ऑफर कर सकती हैं किसी टाइप के सर्टिफिकेशन कोर्स को इंटर्नशिप के एंड में। और कह रहा है ये कैसे करेंगी, प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स रिव्यूइंग कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स। कुछ कंफर्ट प्रोवाइड करते हुए फ्यूचर के भावी एम्प्लॉयर्स को, ऐसे एम्प्लॉयर्स जो आपके फ्यूचर में भावी एम्प्लॉयर्स हैं, जिनके पास आप जाएंगे कभी, है ना, नौकरी लेने के लिए। कह रहा है और कैसे कंफर्ट मिलेगा रिव्यू करने में कैंडिडेट्स को जॉब्स के लिए। तो अगर इस कंपनी में आपने इंटर्नशिप कर ली, यहाँ नौकरी नहीं भी लगी, उस सर्टिफिकेट के सहारे आप किसी दूसरी कंपनी में गए और वहाँ आपने दिखाया कि देखो मैं तो सीख के आया हूँ वहाँ से, तो दूसरी कंपनी आपको 1 मिनट में ले लेगी, आपको इंटरव्यू करवाने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कैंडिडेट रिव्यू करने में उनको बहुत आसानी होगी। लंबा सेंटेंस है, मीनिंग समझ में आ गया। सेंटेंस शुरू हुआ यहाँ से, वेल नोन फर्म्स कुड ऑफर सम फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है, फर्म्स की वर्ब है कुड ऑफर। प्रोस्पेक्टिव यानी जो भावी हों, ऐसा आदमी, जैसे आप जिस आदमी से आपकी शादी होने वाली है वो आपका प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड है, जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है वो आपकी भाभी या प्रोस्पेक्टिव वाइफ है, जिस कंपनी में आप काम करने वाले हैं वो आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है। इस प्रोस्पेक्टिव वर्ड को बनाया गया प्रोस्पेक्ट नाम के वर्ड से। प्रोस्पेक्ट मैंने आपको करवाया था ना, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, याद होगा आपको ये प्रोस्पेक्ट वर्ड। यूक्रेन रशिया वॉर से प्रोस्पेक्ट जो है, संभावनाएं जो हैं एक रिसेशन की बहुत रियल बन गई हैं, तो संभावना से ही संभावित यानी प्रोस्पेक्टिव एडजेक्टिव बनता है, ये वर्ड बिल्कुल वही है। इस वर्ड को पर्सपेक्टिव नाम के वर्ड से अलग रखना है। प्रोस्पेक्ट यानी संभावना, प्रोस्पेक्टिव यानी संभावी, पर्सपेक्टिव यानी नज़रिया। पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दो अलग अलग वर्ड्स हैं। यहाँ आ रहा है प्रो और यहाँ आ रहा है पर, स्पेलिंग्स भी देख लेना। तो इनको होमोनिम्स बोलते हैं। स्पेलिंग्स और बोलना चलना सब इन वर्ड्स का एक जैसा है, लेकिन मीनिंग्स इनके डिफरेंट है। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछे हैं। कह रहा जी दिस कुड एड्रेस अ की क्वेश्चन दैट एम्प्लॉयर्स ऑफ्टन ग्रैपल विद। कह रहा है ये चीज़ एड्रेस कर सकती है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिससे एम्प्लॉयर्स जो हैं, कंपनियों के जो मालिक हैं, अक्सर वो ग्रैपल विद करते हैं, जिस सवाल से वो अक्सर जूझते हैं, निपटते हैं। सवाल क्या है, दे कैन गेट द जॉब बट कैन दे गेट द जॉब डन। इनको जॉब तो दे दें, दे कैन गेट द जॉब, इन लड़के लड़कियों को नौकरी पे तो रख लें, लेकिन क्या ये नौकरी पर रह के काम कर पाएंगे। कैन यू गेट द जॉब डन, गेट द जॉब डन करना है, नहीं जो काम आपको दिया है उसको पूरा करना। तो काम तो दे दें इनको, क्या ये कर पाएंगे काम को। तो ये सवाल अक्सर हमारी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनियां पूछती हैं कि किसको नौकरी पे रखें। कह रहा है ये इंजीनियर है, इसको वही वाली बात है ना, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और उसको बल्ब चेंज करना नहीं आता, तो इसको रख के क्या करें। तो इस सवाल का जवाब भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से। चलिए अब जल्दी से आएंगे इस ग्रामर कॉन्सेप्ट पे। दो प्रेपोजिशंस हैं इंग्लिश में, अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स। दोनों जो हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे की जगह पे यूज़ होती हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो है, अपार्ट फ्रॉम, इसका एक स्पेशल यूज़ भी है जहाँ पे बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अपार्ट फ्रॉम का मतलब है इसके अलावा, पर ये तो है ही इसके अलावा,
और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके साथ साथ। समझ पा रहे हो, दोनों में फ़र्क है। इसके अलावा का मतलब ये होगा कि ये तो है ही, इसको छोड़ दो, एक्सक्लूजन कर दो इसका, इसके अलावा क्या है। और इसके साथ साथ का मतलब होता है ये तो है ही, इसके साथ साथ क्या है। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़े से अच्छे से अप्रोच करेंगे। अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स देयर डिलीशियस फूड द रेस्टोरेंट ऑफर्स एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विसेज। कह रहा है जी इसके अलावा या इसके साथ साथ, किसके अलावा किसके साथ साथ, इनके बहुत स्वादिष्ट खाने के, इसके साथ साथ या इसके अलावा रेस्टोरेंट जो है वो ऑफ़र करता है बड़ी ही शानदार कस्टमर सर्विस। खाना भी बहुत अच्छा देते हैं और बात भी बहुत अच्छे से करते हैं। देखो इस केस में दोनों ही फिट बैठेंगे, अपार्ट फ्रॉम भी ठीक है और बिसाइड्स भी ठीक है, क्योंकि दो चीज़ों का इंक्लूजन हो रहा है। खाना भी मिल रहा है और अच्छा फूड भी मिल रहा है, एक्सेप्शनल सर्विसेज भी मिल रही हैं, दोनों चीज़ें मिल रही हैं ना, तो इंक्लूजन वाली बात हो रही है। तो जब भी इंक्लूजन हो तो इंक्लूजन चाहे तो बिसाइड से बता दो, चाहे इंक्लूजन आप बता दो अपार्ट फ्रॉम से। एक्सक्लूजन बिसाइड से नहीं बता पाएंगे। एक्सक्लूजन वाला सेंटेंस दिखाऊंगा अभी आपको। ये सेंटेंस देखो, अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स हर नॉलेज ऑफ मार्केटिंग शी ब्रिंग्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू द टीम। अपनी मार्केटिंग की नॉलेज के अलावा या साथ साथ वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी लाती है टीम में। तो ये तो है ही, इसके साथ साथ ये चीज़ आ रही है, इंक्लूजन हो रहा है ना चीज़ों का। अपने बोल रहे हैं ये तो है ही एक चीज़, इसके साथ साथ एक चार दो तीन पांच चीज़ें और हैं। तो जब भी इंक्लूजन होगा तीन चार चीज़ों का, दोनों में से जो भी यूज़ करना है कर लो। आप यहाँ भी लिख सकते हो अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स हर नॉलेज ऑफ मार्केटिंग शी ब्रिंग्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू द टीम। अब देखो अगला सेंटेंस ध्यान से समझना। अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स हर नो वन न्यू द सीक्रेट। उसके अलावा ये सीक्रेट किसी को नहीं पता था। अब यहाँ पे इंक्लूजन नहीं हो रहा, उसके अलावा कोई और है ही नहीं, इंक्लूड किसी को करना ही नहीं है। इनफैक्ट ये कह रहे हैं आप कि अगर उसको छोड़ दें तो इसके अलावा किसी और को पता ही नहीं है। समझ पा रहे हो, एक्सक्लूजन हो रहा है। इसको बाहर रख दो, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, तो इसके अलावा ये सीक्रेट किसी को नहीं पता। जब बिल्कुल एक्सक्लूजन वाली बात हो उस केस में अपार्ट फ्रॉम का इस्तेमाल ही हो सकता है, बिसाइड्स का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम हर नोबडी न्यू द सीक्रेट। अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स हिज इंजरी ही इज़ एन एक्सीलेंट हेल्थ। कह रहा है जी इस छोड़ करके उसकी इंजरी को या उसकी इंजरी के अलावा वो बहुत एक्सीलेंट हेल्थ में है। मतलब चोट तो उसके लगी हुई है, चोट को भूल जाओ, चोट तो लगी हुई है। अगर चोट को छोड़ दें तो ओवरऑल उसकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे भी अलावा, समझ गए ना, एक्सक्लूजन वाली बात हो रही है। तो यहाँ भी मुझे अपार्ट फ्रॉम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिसाइड्स का इस्तेमाल इन केसेस में नहीं हो सकता। मान लीजिए बिसाइड्स लगा करके देखूँ मैं यहाँ पे, बिसाइड्स हिज इंजरी ही इज़ एन एक्सीलेंट हेल्थ। उसकी इंजरी के साथ साथ वो बहुत अच्छी हेल्थ में है। एक तरफ तो गलत चीज़ बता रहे हो इंजरी, एक तरफ बता रहे हो बहुत अच्छी हेल्थ में, अजीब बात होगी ना। तो बिसाइड्स हिज इंजरी नहीं, अपार्ट फ्रॉम हिज इंजरी ही इज़ एन एक्सीलेंट हेल्थ। चलिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कई बार करवा चुके हैं, आज आपका रिवीजन हो गया। लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ एज क्लास वर्क। अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स द नॉइस द इवेंट वेंट स्मूथली। नॉइज़ के अलावा या नॉइज़ के साथ साथ या नॉइज़ को छोड़ करके, शोर को छोड़ करके ये इवेंट बहुत अच्छे से गया, बहुत स्मूथली हुआ। क्या लगता है आपके हिसाब से, क्या लगना चाहिए यहाँ पे? कोशिश करना, कमेंट्स में डालना और पूरा लिखना, अपार्ट फ्रॉम प्लस में नॉइज़ या बिसाइड्स प्लस में नॉइज़। ठीक है, ताकि आपको कमेंट पढ़ के मैं बता सकूँ आपने किसका आंसर किया है। तो वो पूरा लिखोगे तो मैं अपना फीडबैक आपको दे पाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आज का ये क्विज में आपसे पूछा गया है क्लास के अंत में। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। आगे कह रहा है जी, अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट द फर्स्ट बैच ऑफ 1.25 लाख इंटर्न्स विल बिगिन स्टिंट्स विद वॉलंटरली पार्टिसिपेटिंग कंपनीज ऑन December 2। कह रहा है जी इस पायलट प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था 3-4-5 करोड़ बच्चों को ये जब प्रोजेक्ट करवाना है तो पहले 1 लाख बच्चों से शुरू करेंगे। टेस्ट प्रोजेक्ट को बोल देंगे पायलट प्रोजेक्ट। कह रहा है जी इसकी टेस्टिंग वाले प्रोजेक्ट में फर्स्ट जो बैच होगा 1.25 लाख इंटर्न्स का, ट्रेनीज़ का, वो शुरू करेगा अपने ट्रेनिंग के स्टिंट को, कार्यकाल को, टेन्योर को अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करने वाली कंपनीज़ के साथ में। ऐसी कंपनियां जिन्होंने खुद चाहा है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना, और ये शुरू होंगी ट्रेनिंग्स 2 दिसंबर से। फर्स्ट बैच की वर्ब है विल बिगिन। फर्स्ट बैच विल बिगिन स्टिंट्स। वॉलंटरली मतलब अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से। वॉलंटरी या वॉलंटरीली, वॉलंटरी क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है और वॉलंटरीली एक एडवर्ब है। ठीक है, अपनी इच्छा से किया गया काम कहलाता है वॉलंटरली। इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जो काम आपने मजबूरी में किया हो या अनिच्छा से किया हो उसको बोलते हैं रिलक्टेंटली। ठीक है, या आसान भाषा में अनविलिंगली।
विलिंगली यानी जानबूझ के, अनविलिंगली यानी मजबूरी में। चलिए, कह रहे जी वाइल द गवर्नमेंट हैज़ कंसल्टेड इंडस्ट्री बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर अनाउंसिंग द स्कीम, इट इज़ राइटली कॉशियस बिफोर स्केलिंग इट अप टू मीट द टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 1 करोड़ इंटर्नशिप्स बाय मार्च 2029। जहां सरकार ने कंसल्ट किया है, बातचीत किया है इंडस्ट्री की बॉडीज़ के साथ में, इंडस्ट्रीज़ की अलग अलग बॉडीज समझते ना, ग्रुप्स वगैरह होते हैं जो, जैसे कॉटन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी एक बॉडी होगी, डायमंड जो मर्चेंट्स हैं उनकी एक बॉडी होगी। सरकार ने इंडस्ट्री की अलग अलग बॉडी से खूब बातचीत की है स्कीम से लाने से पहले, बिफोर और आफ्टर भी, इसके अनाउंस करने के बाद भी। कह रहे वहीं पे ये चीज़ बहुत सही कॉशियस होगा, राइटली कॉशियस होगा, सावधानी भरा होगा, इससे पहले कि इसको स्केल अप किया जाए, इस 1.25 लाख इंटर्न्स को 1 करोड़ में बदला जाए, कि आप मीट करें टारगेट को, है ना, जो है 1 करोड़ का इंटर्नशिप का 2029 तक। समझ पा रहे हैं? आपने बात सबसे की है स्कीम लाने से पहले भी और स्कीम को अनाउंस करने के बाद भी, लेकिन फिर भी अगर आप कॉशियस हैं तो बिल्कुल सही है, ये बहुत सावधानी आप बरत रहे हैं, बिल्कुल सही है। इससे पहले कि आप स्कीम को 1.25 लाख से 1 करोड़ तक ले जाएं 2029 तक, अगले 5 साल तक, तो आपकी सावधानी का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, कहने का मतलब ये। चलिए, गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ कंसल्टेड, इट आया सरकार के लिए, वर्ब है इसकी इज़। व्हेन यू आर राइटली कॉशियस, तो आप बिल्कुल सही रीजन से कॉशियस हैं, आप बिल्कुल, यानी आपकी सावधानी बिल्कुल सही है, जायज़ है। स्केल अप करना, किसी चीज़ को लेवल अप करना, अपग्रेड करना, रैंप अप करना, ऊपर के दर्जे पे, ऊपर के लेवल पे ले जाना। कह रहा है जी द लेसन्स लर्नड फ्रॉम द पायलट प्रोजेक्ट विल इन्फॉर्म द फाइनल स्कीम डिज़ाइन। कह रहे जो सबक सीखे जाएंगे, लर्न होंगे इस टेस्ट प्रोजेक्ट से, वही इन्फॉर्म करेंगे, वही अच्छे तरीके से जागरूक बनाएंगे फाइनल स्कीम के डिज़ाइन को। समझ गए? तो यहाँ से जो भी आपके सबक निकलेंगे, इसी से आप 1-1.5 साल में फाइनली जो स्कीम का डिज़ाइन है उसको बना सकते हैं। लेसन्स की वर्ब है विल इन्फॉर्म। कह रहा है जी सम इनसाइट्स विल बी अपरेंट इन द इनिशियल प्रोसेस ऑफ मैचिंग एप्लीकेंट्स टू कंपनीज, बट द फुल स्कोप ऑफ आउटकम्स कैन ओनली बी असेस्ड आफ्टर दिसंबर 2025। कह रहा है जी कुछ इंसाइट्स जो हैं, कुछ अंदर की बातें जो हैं, कुछ नॉलेज जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, इनसाइट मतलब किसी चीज़ के अंदर की साइट यानी नज़र, इन मतलब अंदर। कह रहे कुछ अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है, कह रहा है वो अपरेंट होगी, वो हमारे सामने होगी, क्लियर होगी, नोटिसेबल होगी इनिशियल प्रोसेस में, जो है मैच करने की एप्लीकेंट्स को, इंटर्न्स को कंपनीज़ के साथ। भाई कोई आदमी बिहार का है, उसको उत्तर प्रदेश में इंटर्नशिप मिल रही है या उसको बिहार में ही मिल रही है ना, कितना दूर उसको घर से जाना पड़ रहा है। कह रहा है कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग शुरू में मिल जाएगी, कह रहा है लेकिन जो पूरा स्कोप है, दायरा जो है आउटकम्स का, नतीजों का, वो असेस तभी किया जा सकेगा जब दिसंबर 25 गुजर जाएगा, 1 साल बाद। और कब? कह रहे जी व्हेन द इंटर्न्स री एंटर द जॉब मार्केट, जब ये इंटर्न्स जो हैं फिर से जॉब मार्केट में एंटर करेंगे, जब इनकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और ये जॉब के लिए बाजार में निकलेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि स्कीम कितनी सही और कितनी यूज़फुल या यूजलेस जो है रही, है ना, 1 साल बाद। इनसाइट्स की वर्ब है विल बी। इनसाइट यानी अंदर की अंडरस्टैंडिंग, अपरेंट यानी क्लियर, नोटिसेबल, स्कोप ऑफ द आउटकम्स यानी दायरा, जो लेवल है आउटकम्स का, नतीजों का, वर्ब है इसकी कैन बी असेस्ड। असेस करना, जायज़ा लेना, किसी चीज़ को मूल्यांकन करना। चलिए, इंटर्न्स की वर्ब है री एंटर। कह रहे जी अलॉन्ग द वे ड्रॉप आउट रेट्स एंड ग्रीवांसेस विल नीड टू बी मॉनिटर्ड क्लोजली। कह रहे इसी के साथ साथ अलॉन्ग द वे जो ड्रॉप आउट हैं और ग्रीवांसेस हैं, ग्रीवांस यानी कंप्लेंट, आपको स्कीम में इंटर्नशिप मिली लेकिन आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, आपको मज़ा नहीं आ रहा काम में, घर से बहुत दूर है, आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो ग्रीवांसेस होंगे ना आपके, आप सरकार को बताएंगे। और ड्रॉप आउट रेट मतलब कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने स्कीम में इंटर्नशिप पाई लेकिन या तो वो इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं किए या ज्वाइन करके बीच में से छोड़ के चले गए, ड्रॉप आउट करके। कह रहा है ये दोनों चीज़ें जो है ना साथ साथ, इनको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है क्लोजली, इनको भी ध्यान से निगरानी करने की ज़रूरत है। कह रहा है अ फ्यू फीचर्स पोज चैलेंजेस, कुछ एक फीचर्स हैं स्कीम में जो चैलेंज खड़ा करते हैं, चुनौती खड़ा करते हैं। जैसे कि कौन सा फीचर? सच एज द प्लान टू प्लेस इंटर्न्स विद इन और नियर देयर डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे कि ये प्लान है जो स्कीम का कि ये प्लेस करेंगे इंटर्न्स को, ट्रेनिज को, या तो उनके डिस्ट्रिक्ट में ही या उसके डिस्ट्रिक्ट के आसपास। तो ये फीचर्स भी बहुत चैलेंज जो है हमारे सामने खड़ा करते हैं। कह रहा है एंड इफ़ दैट इज़ नॉट फीजिबल विद इन देयर स्टेट्स, और अगर ये चीज़ फीजिबल ना हो, ये चीज़ पॉसिबल ना हो, सस्टेनेबल ना हो, तो कम से कम उनकी स्टेट में तो ज़रूर करेंगे। आपको आपके शहर में नहीं मिले तो शहर के बगल वाले शहर में मिल जाएगी, और अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम आपके राज्य में ज़रूर मिले, आपको राज्य से बाहर, आपको स्टेट से बाहर ना जाना पड़े।
तो ये फीचर जो है बहुत चैलेंजेस पोज करेगा सरकार के लिए। फीचर्स की वर्ब है पोज, पोज का मतलब है खड़ा करना। दैट की वर्ब है इज़, फीजिबल यानी मैंने समझाया आपको जो चीज़ सस्टेनेबल ना हो, जो है ना टिकाऊ ना हो। भाई 100 बच्चों के साथ आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ बच्चों के साथ आप ऐसा नहीं कर पाओगे। एक ही शहर में मान लीजिए 5 लाख बच्चों ने कोई बड़े शहर में लगा दी, तो 5 लाख इंटर्नशिप उस शहर में से कहाँ से निकलेंगी, बड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें जो है फिजिबल नहीं है, कुछ फीचर्स थोड़े मुश्किल होंगे इम्प्लीमेंट करना। कह रहा है इट इज़ अनक्लियर हाउ दिस विल प्ले आउट इन लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड लेस सर्विसेज ओरिएंटेड स्टेट्स सच एज बिहार। कह रहा है ये भी अनक्लियर है, साफ नहीं है कि कैसे ये घटना घटित होगी, प्ले आउट होगी। प्ले आउट याद है ना, किसी चीज़ का पूरे तरीके से खुल करके आना, सबके सामने घटित होना। तो कैसे ये घटना घटित होगी, कैसे ये फीचर पूरा होगा लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड और लेस सर्विस ओरिएंटेड स्टेट्स में, ऐसी स्टेट्स में ना जहाँ पे इंडस्ट्री है ना सर्विस सेक्टर है, जैसे कि बिहार। कह रहा है जी विच आर लाइकली टू अट्रैक्ट हायर नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स। ये वही बिहार वाली स्टेट्स हैं या बिहार जैसी स्टेट्स हैं जो लाइकली हैं, जो संभावित हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को इन्वाइट करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो सबसे ज़्यादा बच्चे भी यूपी बिहार से आने वाले हैं और सबसे कम इंडस्ट्री भी यूपी बिहार में है। तो ये देखना होगा कि इन बच्चों को यूपी बिहार में सबको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है ना। बड़ा मुश्किल होगा, देख करके लगता है बड़ा मुश्किल होगा, ये कैसे हो पाएगा। इट की वर्ब है इज, दिस की वर्ब है विल। प्ले आउट होना, हैपन होना, अकर होना, किसी घटना का घटित होना। विच आया लेस इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स के लिए, सच एज बिहार के लिए। कह रहा है जी जस्ट 5 स्टेट्स अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। कह रहा है सिर्फ 5 राज्य जो हैं अकाउंट फॉर करते हैं, हिसाब देते हैं या हिस्सा बनते हैं भारत के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के आधे से ज़्यादा का। अगर इंडस्ट्री देखनी हो तो सिर्फ 5 स्टेट में 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री आपको मिलेंगी, है ना। महाराष्ट्र में, गुजरात में, कुछ हद तक तमिलनाडु में, आंध्रा में, और एक आधा जो नीचे जो है कर्नाटका में है। तो 5 स्टेट में आपको ज़्यादातर नौकरियाँ मिलेंगी। कह रहा है जी एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हायर इन स्टेट्स विद लोअर बिजनेस प्रेजेंस। और जो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो ज़्यादा है ऐसे राज्यों में जहाँ बिजनेस प्रेजेंस कम है। झारखंड में आपको ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी, छत्तीसगढ़ में, बिहार में ज़्यादा मिलेंगी, जहाँ पे इंडस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं है। स्टेट्स की वो है अकाउंट फॉर होना, किसी चीज़ का हिस्सा बनना, हिसाब देना या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना। तो 5 स्टेट्स जो हैं हिसाब देती हैं या जिम्मेदार हैं भारत की आधी से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के लिए। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की वर्ब है यस। कह रहा है जी अपार्ट फ्रॉम शॉप फ्लोर स्किल्स द स्कीम ऑल्सो नीड्स टू इनकॉर्पोरेट डिजिटल एंड सॉफ्ट स्किल्स। कह रहा है जी इस चीज़ के अलावा, अपार्ट फ्रॉम देखा था ना आपने, अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स, यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, ये वही वाला इंक्लूजन वाला है। कह रहा है जी ये तो है ही, इसके साथ साथ शॉप फ्लोर स्किल्स के। शॉप फ्लोर स्किल्स मतलब शॉप के अंदर क्या काम करोगे। दर्जी का काम कर रहे हो तो आपको कपड़ा काटना आना चाहिए, कोडिंग का काम कर रहे हो तो आपको, है ना, सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो तो कोडिंग करना आना चाहिए। तो शॉप के फ्लोर पे जो हार्ड स्किल्स हैं उसके साथ साथ स्कीम को ज़रूरत है, स्कीम ऑल्सो नीड्स कि वो इनकॉर्पोरेट करे, शामिल करे डिजिटल और सॉफ्ट स्किल्स को भी। सॉफ्ट स्किल्स यानी बातचीत करने की कला, और डिजिटल स्किल्स यानी कंप्यूटर और जो है, समझ गए ना, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने की कला। तो हाथ का काम तो आपको आना ही चाहिए, साथ में आपको कस्टमर से कैसे डील करना है, ऑर्डर कैसे लेना है, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हो। कह रहे दैट आर वाइटल फॉर मॉडर्न वर्क प्लेस। ये वही स्किल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आजकल की दुकानों के लिए, आजकल के वर्क प्लेसेस के लिए। स्कीम की वर्ब है नीड्स, इनकॉर्पोरेट करना, शामिल करना, इंक्लूड करना। वाइटल यानी ज़रूरी, इसेंशियल या इंपॉर्टेंट। कह रहे द पायलट प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री रिक्वायर्स अ डिलीजेंट एंड कैंडिड इवेल्युएशन विदाउट अ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी अप्रोच। ये जो भी पायलट प्रोजेक्ट सरकार कर रही है, इसकी ट्रेजेक्ट्री को, इसके ग्राफ को, इसके पूरे रास्ते को, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, किसी चीज़ का ग्राफ या रास्ता, ट्रैक या कोर्स। कह रहे इस पूरे कोर्स को या रास्ते को ज़रूरत है कि एक बहुत ही मेहनत भरे तरीके से और बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से इवेल्युएशन किया जाए, इसको मूल्यांकन किया जाए, जायज़ा लिया जाए, बिना एक सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी अप्रोच के। ऐसा ना हो रोज़ खुद की पीठ थपथपाओ, देखो आज इतने बच्चे हमने प्लेस कर दिए, आज इतने कर दिए। खुद की कमियां भी साथ साथ ज़रूर देखते रहना, सिर्फ पीठ पे थपथपाने वाला सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी अप्रोच आपको नहीं रखनी है। और ये इसलिए करना है इंश्योरिंग दैट इंटेंडेड आउटकम्स आर इवेंचुअली मेट। इंश्योर करते हुए इस बात को कि जो आउटकम्स इंटेंडेड थे, जो नतीजे इस स्कीम से आपने सोचे थे, वो इवेंचुअली मेट होते हैं, आखिरकार जाके वो पूरे होते हैं। चलिए पायलट प्रोजेक्ट्स की ट्रेजेक्ट्री की वो है रिक्वायर्स। ट्रेजेक्ट्री मैंने आपको बता दिया, कोई चीज़ जैसे चढ़ती है, आगे बढ़ती है, उसके रास्ते या ग्राफ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। डिलीजेंट यानी जो फुल ऑफ डिलीजेंस हो, परसिवरेंस हो, है ना, हार्डवर्क से भरी हो। और कैंडिड यानी फोर्थ राइट,
ब्लंट, डायरेक्ट, जिसमें कुछ भी लिपा पोती ना हो, जो एकदम समझेगा सही मायने की बात हो, कैंडिड बात होती है। तो कैंडिड इवैल्यूएशन इनको करना है, एकदम ऑनेस्ट अपना इवैल्यूएशन स्कीम का सरकार को करते रहना है। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। थोड़ा लंबा आर्टिकल था आज का, पढ़ने में काफ़ी मेरे ख्याल टाइम लग गया आज। अब जल्दी से आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है PQRS का, पैराजम्बल्स का। खुद से करना है, सॉल्व करो। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ मैं, एक बार खुद से चेक कर लो आपके हिसाब से क्या बनेगा, फिर करवा के दिखाता हूँ आपको मैं। चलो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई देना, ठीक है? मैं करवाने लगा हूँ। कह रहा है द PM इंटर्नशिप स्कीम एम्स टू इम्प्रूव यूथ एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये जो स्कीम है PM इंटर्नशिप, ये एम करती है कि यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव करे, है ना? ट्रेनिंग दे करके यूथ को अच्छी सी नौकरियाँ दिलवाए। द गवर्नमेंट्स कॉशियस अप्रोच इंक्लूड्स लर्निंग फ्रॉम द पायलट प्रोजेक्ट्स आउटकम्स। गवर्नमेंट की जो कॉशियस अप्रोच है वो इंक्लूड करती है ऐसी लर्निंग्स को भी जो पायलट प्रोजेक्ट के आउटकम से निकलेगी, टेस्ट प्रोजेक्ट के नतीजों से निकलेगी। इंटर्न प्लेसमेंट्स इन लेस इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में पॉज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। इंटर्न्स की प्लेसमेंट ऐसी स्टेट्स में करवाना जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकती है। मैचिंग यंग एप्लीकेंट्स टू कंपनीज एफिशिएंटली इज की टू द स्कीम्स सक्सेस। मैच करना यंग एप्लीकेंट्स को कंपनीज के साथ में, वो बड़ा की है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस स्कीम की कामयाबी के लिए। थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कौन कौन सी चीज़ें मैच कर रही हैं। देखो C और D एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। C में बता रहा है जी इंटर्न्स को प्लेस करना इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में ये एक चैलेंज पोज कर सकता है, और D में बोल रहा है जी मैच करना यंग एप्लीकेंट्स को कंपनीज के साथ में सही तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, ये स्कीम की जो सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए बड़ा ज़रूरी है। ऐसा समझ लो, बड़ा ज़रूरी है। C से पहले D आएगा या D से पहले C आएगा, अब ये आप डिसाइड करो। दोनों जुड़े तुम्हें एक दूसरे के साथ, पहले क्या आएगा? देखो जी D और C से आपका सेंटेंस जो है, ये पूरा पैराजम्बल सेट तो शुरू हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों स्कीम की बात कर रही हैं और स्कीम आपने अभी तक बताई नहीं। तो जहाँ पे D या C फर्स्ट बन रहा है वो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अब बचा कौन, A या B? A या B में से फर्स्ट बनाऊंगा मैं A को, क्योंकि यहाँ पे PM इंटर्नशिप स्कीम के बारे में आपको भूमिका बांधी गई है कि स्कीम है क्या। समझ रहे हो? गवर्नमेंट की फ्रॉम द पायलट प्रोजेक्ट्स आउटकम। ये पायलट प्रोजेक्ट तो तब आएगा ना जब पहले स्कीम के बारे में बताओगे। तो A में बताया गया PM इंटर्नशिप स्कीम एम्स टू इम्प्रूव यूथ एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स। तो मेरा आंसर यहाँ पे या तो बनेगा सेकंड या बनेगा थर्ड। इतना क्लियर है? इन दोनों को मैं निकाल देता हूँ। सेकंड में क्या आ रहा है जी, ADCB, और थर्ड में आ रहा है ACDB। यहाँ पे DC और यहाँ पे CD, लास्ट में आ रहा है दोनों की जगह B। तो मुझे इन दोनों में से चूज करना है, पहले कौन सा लगेगा। देखो यहाँ पे इंटर्न प्लेसमेंट्स की बात हो रही है, जो एक चैलेंज है, और यहाँ बता रहा है कि अगर ये चैलेंज आपने ठीक से किया तो यही स्कीम की सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, है ना, मतलब एक सक्सेस होगा, एक कामयाबी के लिए ज़रूरी होगा। टेक्निकली पहले D आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई और यहाँ पे स्कीम की सक्सेस की बात हुई है, ठीक है ना। फिर मैचिंग से ही इंटर्न प्लेसमेंट की बात होगी, जो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करेगी। सीधे A के बाद C रखोगे तो कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा, सीधे प्लेसमेंट्स की बात आ जाएगी, मीनिंग नहीं निकलेगा। A और C का एक साथ कनेक्शन नहीं बैठेगा। हाँ, A और D का बैठ रहा है। A में स्कीम बताई, D में बताया इस स्कीम की सक्सेस कैसे आएगी, मैच करने से आएगी। C में बताया मैच करने में क्या चुनौतियाँ हैं, और B में बताएगा लास्ट में सरकार को क्या क्या अप्रोच जो है सरकार की, उसमें ये सारे आउटकम्स इंक्लूडेड होंगे। अच्छे लेवल का है, मेंस लेवल का है, दिल मत तोड़ना। अगर इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे तो आने की कोशिश करो, क्योंकि आपसे आगे 1-1.5 लाख 2 लाख बच्चे ऑलरेडी हैं जो इस लेवल पे बैठे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी इस लेवल तक लाया जा सके। चलिए सेकंड बन जाएगा यहाँ पे ADCB। अच्छा, ये आर्टिकल कैसे सजेस्ट करता है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट करेगा? ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें जिससे एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट होगा? एम्प्लॉयर समझ रहे हैं ना, जो आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो एम्प्लॉयर्स हैं। अरे उनको पता लग जाएगा कि किसने ट्रेनिंग की हुई है, और ट्रेनिंग की हुई है उनको प्रैक्टिकल स्किल्स है, फटाफट उनको नौकरी पे रख लेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स को ये फ़ायदा होगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा इस इंटर्नशिप का, पहले नौकरी उसकी लगेगी। चलो, कह रहा है जी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आर्टिकल की टोन को बताता है इस स्कीम के लिए? किस टोन में आर्टिकल में स्कीम को लिखा गया है? क्रिटिकल, पॉजिटिव, सिर्फ बेनिफिट्स को एम्फसाइज करती हुई, न्यूट्रल,
या ऑप्टिमिस्टिक, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ऑप्टिमिस्टिक टोन है बिल्कुल, और कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत सावधानी से बरतने को बोल रहा है, और पोटेंशियल पिटफॉल्स की यानी कमियों की बात भी कर रहा है जो स्कीम में आ सकते हैं, जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना है। ठीक है ना, तो ए आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। आपको लग सकता है कि इस केस में सी आंसर बन जाएगा, लेकिन ये जो ओनली वर्ड है ना, इसकी वजह से सी को आंसर नहीं बना सकते आप। जब भी ओनली लग जाता है तो इसका मतलब है किसी चीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, गारंटी दे रहे हो। तो ये ओनली तरह के वर्ड जो हैं आपके आंसर में जनरली सही नहीं होते हैं। सिर्फ बेनिफिट्स को एम्फोसाइज कर रहा है ऐसा तो कहीं भी नहीं है। ओनली वर्ड से ये सी जो है पूरा खराब हो गया। चलो प्ले आउट पूछा है आपसे, फ्रेजल वर्ब ऑलरेडी करवा चुके हैं। लर्निंग कर्व ये भी ऑलरेडी आप जानते हैं। पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में से सही वर्ड को चूज़ करना है। दोनों वर्ड्स आपको करवाए थे, अच्छे से याद होगा ना। फिलर का क्वेश्चन है, सही फिलर में सही वर्ड को आपको डालना है। वॉलंटरी वर्ड का उल्टा आपसे पूछा है, डिलीजेंट होता है, कैंडिड होता है, रिलक्टेंट होता है या विलिंग होता है। लास्ट वर्ड है कोलोकेशन। इम्पार्ट क्या कर सकते हैं आप? अनएम्प्लॉयमेंट इम्पार्ट कर सकते हैं, जॉब्स इम्पार्ट कर सकते हैं, या ट्रेनिंग इम्पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कौन सा वर्ड जो है इम्पार्ट के साथ में सूट करेगा। लास्ट में 2 एरर्स हैं। पहली आपको एरर मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से। आराम से कोशिश करना। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स वीडियो के नीचे डाल दिए गए हैं, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले मेरे आंसर से अपने मैच करो और बताना। क्लास कैसी लगी आज की, पूरी देखने वाले बच्चे लिख करके बताया करो सर पीडी पूरी देखी, और अगर सब समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगाओ तो पीडीआई लिख दिया करो, ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके।